गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यूपी तक के इस पहले मॉर्निंग शो में आपका स्वागत है। इस शो का नाम है सुर्खियां और सुर्खियां लेकर आया हूं मैं, आपका संतोष। नजर डालते हैं आज के अखबारों पर कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरोकार से जुड़ी किन खबरों को दी है प्राथमिकता। शुरुआत टाइम्स ऑफ इंडिया से। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जिस खबर को प्राथमिकता दी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थी, कमिटेड टू ट्रांसपेरेंसी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। कल उत्तर प्रदेश सरकार ने एलडीए की एक नई आवास योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नई योजना का शुरुआत करते हुए कमिटेड टू ट्रांसपेरेंसी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इस खबर को प्राथमिकता दी। उसके बाद एक जो दूसरी खबरें हैं 340 प्लॉट्स यूपी up for grabs as LD opens registration for अनंतनगर स्कीम। जो एक दूसरी खबर जिसको कहा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वुमन कॉप इंजर्ड बाय काइट स्ट्रिंग। काइट स्ट्रिंग यानी कि चीनी मांझे से जो लोग घायल हो रहे हैं वो लगातार सिलसिला जारी है। हालांकि जिला प्रशासन हमेशा इस बात को लेकर के, पुलिस हमेशा ताकीद करती है कि जो सड़कों पर निकलने वाले राहगीर हैं उनको किसी तरीके से असुविधा ना हो, घायल ना हो, लेकिन ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। कल हजरतगंज थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल इस मांझे का शिकार हुई। रास्ते में जाते हुए स्कूटी से उसके चेहरे पर मांझा ये लगा और वो घायल हो गई। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी खबर, यूपी एविएशन ट्रांसफॉर्मेशन गेट्स ग्लोबल रिकॉग्निशन। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हवाई यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार हवाई अड्डे खोले जा रहे हैं, चाहे वो अयोध्या हो, कुशीनगर हो, इन हवाई अड्डों की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, वहां पे फ्लाइट्स का नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। उसी को देखते हुए ये खबर महत्वपूर्ण हो जाती है कि यूपी एविएशन ट्रांसफॉर्म्स गेट ग्लोबल रिकॉग्निशन। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर प्रयागराज से संबंधित है, जहां पर एयरफोर्स कैंपस में इंजीनियर एसएन मिश्रा की हत्या कर दी गई। इस मामले में एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी आईजी प्रयागराज रेंज प्रेम कुमार गौतम की अगुवाई में एसआईटी गठित हुई है, जिसमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा और असिस्टेंट सीपी धूमनगंज यानी एसीपी अजेंद्र यादव, ये 3 सदस्यीय एसआईटी है। ये जांच करेगी क्योंकि प्रयागराज पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया। कहा गया कि चोरी करने आए एयरफोर्स कैंपस में ही काम करने वाले जो मेड थी, जो परिवार वहां पे घरों में काम करता था, उन्हीं के बेटे ने, उसके बेटे ने ही इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें माँ बाप भी इस साजिश में शामिल थे। लेकिन परिवार इस खुलासे पर यकीन नहीं कर रहा और इसको लेकर के जो इंजीनियर एसएन मिश्रा थे उनके परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, गुहार लगाई और जिसके बाद ये 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। इसके बाद बारी हिंदी के अखबारों की करेंगे और शुरुआत हिंदुस्तान अखबार से। हिंदुस्तान अखबार ने एलडीए की अनंतनगर योजना शुरू, 50,000 लोगों को मिलेंगे घर, खबर को प्राथमिकता दी। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को घर में मिली पहली जीत। कल आईपीएल का मैच था, एकाना स्टेडियम में था और कल इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को चूंकि एक होम ग्राउंड और यहां पर पहली जीत कल मैच हुआ और जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने शिकस्त दी। उसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश से संबंधित। अभिषेक प्रकाश एक ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर बीते 15 दिनों में कई जांचें एक साथ शुरू हो गई हैं। पहली, उनके करीबी निकांत जैन को गिरफ्तार करके एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद विजिलेंस की खुली जांच हुई, ईडी की जांच भी चल ही रही है। हालांकि ईडी ने अभी डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया है, कहा जा रहा है कि वो जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है पीएमएलए एक्ट में। और उसके बाद अभिषेक प्रकाश की, जब वो डीएम कलेक्टर लखनऊ थे तो उस समय पर डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो भूमि अधिग्रहण था उस मामले की भी जांच तेज पकड़ चुकी है। कहा जाए कि अब बस उस पर भी कार्रवाई होने का ऐलान होना बाकी है, चूंकि इस मामले में रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। बहरहाल इस मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है और एसआईटी में 3 अधिकारियों को शामिल किया गया है। एडिशनल एसपी बाराबंकी विकास चंद्र त्रिपाठी और उसके साथ एसीपी गोमती नगर विनय द्विवेदी। एसीपी गोमती नगर पहले से इस केस की जांच कर रहे हैं, चूंकि इसमें भ्रष्टाचार अधिनियम निकांत जैन पर लगा करके एफआईआर दर्ज हुई थी।
तो भ्रष्टाचार अधिनियम की जो भी एफआईआर होती है उसकी जांच एक गस्टेड अधिकारी करता है और एसीपी गोमतीनगर विनय द्विवेदी इसकी जांच कर रहे थे, तो वो भी शामिल किया गया और उसके साथ ही इंस्पेक्टर आलोक राव को शामिल किया गया। आलोक राव अभी साइडलाइन चल रहे हैं, मोहनलालगंज से हटाए गए, उनको इस एसआईटी का सदस्य बनाया गया। लिखा पढ़ी में तेज है, मोहनलालगंज समेत तमाम महत्वपूर्ण थानों में तैनात रहे, तो जमीनों के राजस्व के अभिलेखों को पढ़ना भी पुलिस में एक अनोखी एक कला होती है। राजस्व के अभिलेखों की उसकी जो भाषा होती है उसको समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। उस भाषाई पारंगतता के वजह से ही आलोक राव को इस एसआईटी में शामिल किया गया। उसके बाद जो दूसरी खबरें हैं, अनंतनगर योजना में हर वर्ग के लिए आवास होंगे, जिस योजना की मैं जिक्र कर रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक नई योजना का शुभारंभ किया, अनंतनगर योजना का मोहान रोड पर, उस पे हर वर्ग के लिए आई आवास योजना की शुरुआत की गई। हर वर्ग के लिए आवास होंगे, इस खबर को प्राथमिकता। इसके बाद बीकेटी में फ्रिज का कंप्रेसर फटने से घर धक्का, 4 लोगों को बचाया गया। तमाम लोकल की खबरों को प्राथमिकता दी गई। इसके बाद बारी आती है नवभारत टाइम्स की। नवभारत टाइम्स ने निकान जैन के खिलाफ दर्ज केस की जांच एसआईटी को प्राथमिकता दी है। बाकी ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल एक कार्यक्रम के दौरान ये दिया गया बयान सुर्खियां ले गया। और उसके बाद एनबीटी ने यानी नवभारत टाइम्स ने इस अनंतनगर योजना जिसकी कल शुरुआत हुई है उसका एक पूरा चार्ट दिया है, एक उसकी कार्य योजना दी है कि कहां पर ये प्लॉट्स होंगे, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, एक अलग तरीके से इस खबर को एक नया आयाम दिया है कि, और डिस्क्रिप्शन इसमें ज्यादा है अन्य अखबारों के। एमआईजी से शुरुआत, एमआईजी में है ग्रिड पैटर्न, 8 सेक्टर की योजना है और इसके साथ ही ये पूरा 8 खंडों में विकसित होगी योजना। कौन कौन से सेक्टर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरीके से सारे, और ये 8 सेक्टरों में अलग अलग पॉकेट्स में ये योजना आवास योजना की शुरुआत होगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बगल से होगा, रेलवे ट्रैक, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज, किसान पथ, मोहन रोड, ये पूरे तरीके से नक्शा बता करके बताया गया कि अनंतनगर योजना कहां पर मौजूद है, कितनी महत्वपूर्ण है। ये अलग तरीके से कवर किया गया। एकाना में जश्न, सड़क पर जाम। आईपीएल मैच के दौरान जश्न का माहौल रहता है एकाना स्टेडियम में। जब भी चौका और छक्का लगता है तो भोजपुरी गीतों के साथ आतिशबाजी होती है, जश्न होता है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक पर्व होता है, एक त्योहार होता है जब भी एकाना मैच होता है। लेकिन इस स्टेडियम के बाहर जो हाल होता है वो बेहाल करने वाला। ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से लोगों को रूट्स डाइवर्ट करके कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उनके रूट्स पर, और ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या रहती है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। इसी को प्राथमिकता दी। एकाना में जश्न, सड़क पर जाम। इसके बाद एक जो दूसरी जन सरोकार की खबर है कि कॉलोनी के पास शराब की दुकान खुलने पर फूटा गुस्सा। लोगों ने गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर 5 में महिलाओं ने प्रदर्शन किया कि एक कॉलोनी के अंदर शराब की दुकान थी और उससे बच्चों पर और नौजवानों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। और शराब का हमेशा से किसी भी समाज में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। ये अलग बात है कि सरकारें उसकी बिक्री पर बहुत ज्यादा जोर देती हैं और 31 मार्च के दौरान तो तमाम ऑफर्स चलाए गए। तो ये खबरें थी नवभारत टाइम्स की। बारी अब दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण का पहला पेज, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अनियमितता पर भदोही के तत्कालीन सीएमओ की 3 वेतन वृद्धि रोकी गई। उनके जो 3 वृद्धियां थी डिप्टी सीएमओ, तत्कालीन सीएमओ की, भ्रष्टाचार में रिटायरमेंट के बाद भी कार्रवाई के आदेश दिए गए। 3 साल पहले 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने सिफारिश की थी, गठित की गई थी ये 3 सदस्यीय कमेटी, उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। दूसरी खबर, राहुल गांधी को सावरकर पर टिप्पणी में राहत नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर के जो टिप्पणी की थी उस पर लखनऊ कोर्ट में एक वाद दायर हुआ और उस वाद पर राहुल गांधी को समन किया गया और समन करने के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक अपील दायर की गई और जिस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साफ कह दिया कि समन का कंप्लायंस हो। लोअर कोर्ट में कोर्ट ने याचिका रद्द कर कहा कि सत्र अदालत में पुनरीक्षण अर्जी दाखिल करने का है विकल्प, रिव्यू किया जाए इसको,
आप जो सेशन कोर्ट है वहां पर आते हैं। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करके याचिका को खारिज किया है। इसके बाद जो दूसरी खबर है कि जिला मुख्यालय वाले नगरीय निकायों में अब एआई कैमरों से होगी निगरानी। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, इसके बाद मानसून आता है, बारिश होती है और बारिश के दौरान गलियों में और नगरीय क्षेत्र में, लखनऊ के नगरीय क्षेत्र में जलभराव की समस्या बड़ी होती है, जिसको लेकर के अभी से शुरुआत कर ली गई है। और इसको लेकर के जो नगरीय निकाय है वहां पर एआई बेस्ड कैमरे लगाए जाएंगे। ये हमेशा के लिए काम होगा। एआई बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे कि कहाँ पर सफाई हुई, कहाँ पर झाड़ू लगी, कहाँ पर नाले की सफाई हुई कि नहीं हुई, ये सब एआई बेस्ड कैमरों से मॉनिटर होगा। और सारे जो नगर निकाय हैं वहाँ पर ये एआई बेस्ड कैमरे लगाए जाएंगे जहाँ से मॉनिटरिंग होगी और उसके बाद इन कैमरों की फीड जिला मुख्यालय पर होगी और इसकी जिला मुख्यालय से प्रदेश मुख्यालय पर, और इसकी समीक्षा समय समय पर होती रहेगी। और उसके बाद दूसरी खबर जो प्राथमिकता पर रही कि परिवहन विभाग 5000 महिला कंडक्टरों की भर्ती करने जा रहा है और उनको गृह जिले में तैनाती होगी। ये नौकरी जो मिलेगी ये संविदा पर होगी। परिवहन विभाग में कंडक्टर महिलाओं के लिए विशेष एक अभियान शुरू होने जा रहा है कि 5000 महिला कंडक्टर होंगी भर्ती, गृह जिले में मिलेगी तैनाती। 17 अप्रैल को लखनऊ में लगेगा रोजगार मेला, रोडवेज में संविदा पर होगी भर्ती। यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ये महिलाओं के लिए, उनको घरों पे ही, यानी जो गृह जनपद होगा, जो जिस जिले का रहने वाला होगा वहीं पर उसको तैनाती दी जाएगी। अमूमन संविदा कर्मियों के लिए गृह जनपद की ही तैनाती का प्रावधान है कि वो अपने ही जिले में तैनात होंगे। कौन सा परमानेंट होते हैं, वो संविदा पर होते हैं। इसके बाद इसी माह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जीरो पॉवर्टी अभियान, इसमें वो परिवार जीरो पॉवर्टी अभियान की चिन्हित वीडियो कॉन मुख्य सचिव ने एक समीक्षा की जिसमें जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 10,46,000 ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया जिनके पास ना तो घर नहीं है या कच्चा मकान है। इसमें 9,73,000 परिवारों को वीडियो द्वारा प्रमाणित वेरिफिकेशन भी हो गया है इन लोगों का, और उन्होंने पाया कि सभी सीडीओ का प्रयास होना चाहिए कि चिन्हित सभी पात्र परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ मिले। ये एक समीक्षा की गई मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में, जिसमें कहा गया कि ऐसे कौन से परिवार हैं जिनके पास या तो घर नहीं है और अगर घर हैं भी तो कच्चे मकान हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। इसको लेकर के जीरो पॉवर्टी अभियान, एक नए अभियान की शुरुआत इसी महीने में करने जा रही है, जिसमें 25 से 30,000 लाभार्थी होंगे, उनको पीएम आवास योजना व अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। अभियान के तहत चिन्हित परिवारों को अंत्योदय कार्ड में वरीयता दी जाएगी, उनको अंत्योदय कार्ड में प्राथमिकता मिलेगी। किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत पेंशन जैसी लाभार्थी योजनाओं का भी लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण खबर जिस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है वो है संभल से संबंधित। संभल हिंसा हुई और संभल हिंसा में पुलिस की जांच चल रही है, जिसमें दैनिक जागरण ने इस खबर को बड़े स्केल दिया, बड़ा स्पेस दिया है, 11 नंबर पर यह जगह दी है, लेकिन खबर बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट में सदर जफर अली जो पुलिस कस्टडी रिमांड पे जो उनसे पूछताछ की तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि मैं संभल से बाहर हूं, सर्वे नहीं होने देना। यानी 23 नवंबर को जब दोपहर में सर्वे होने जा रहा था तो संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने लोगों से कहा कि मैं संभल से बाहर हूं, संभल में नहीं हूं, लेकिन सर्वे किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। और बता दें कि इस संभल में सर्वे के विरोध में ही वहां पर हिंसा हुई, पथराव हुआ, गोलीबारी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। और इसी मामले की जांच करने के दौरान जो इंतजामिया कमेटी, जो शाही मस्जिद, उसकी इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को साजिशकर्ता के तौर पर संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद जो पूछताछ की गई, उनकी कॉल डिटेल निकाली गई, जफर अली की कॉल डिटेल निकाली गई, तो पुलिस को पता चला कि 23 नवंबर की रात 12:32 पर जो कॉल आई तो पूछताछ में कहा कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कि मैं संभल से बाहर हूं,
सर्वे नहीं होने देना, इसके लिए लोगों को इकट्ठा करना होगा और सर्वे का पुरजोर विरोध करना होगा। और हिंसा के अगले दिन यानी कि 23 नवंबर के बाद 24 तारीख को हिंसा हुई। 25 नवंबर को सांसद के कहने पर ही पुलिस पर फायरिंग करने का भी आरोप लगा था। ये जफर अली, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की कल बेल एप्लीकेशन भी पड़ी थी, जिसको खारिज कर दिया गया संभल सेशन कोर्ट के द्वारा। 23 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और अभियोजन पक्ष की तरफ से जफर अली को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। जो प्रोसिक्यूशन था उसने कहा कि जफर अली मुख्य साजिशकर्ता थे। दरअसल अभी तक की जांच में जफर अली चूंकि मौके पर मौजूद थे, एक तरीके से मुख्य साजिशकर्ता, मौके पर मौजूद का मतलब उनकी संभल में मौजूदगी थी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क उस दिन नहीं थे, वो दिल्ली में थे। दिल्ली में होने की बात कही गई और इसी बात को लेकर के उन्होंने जब कॉल किया इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को और कहा कि मैं संभल से बाहर हूं, इसका सर्वे नहीं होना चाहिए, लोगों को इकट्ठा करो, विरोध करो, प्रदर्शन करो। यानी कि एक तरीके से लोगों को, अपने लोगों को कहा कि सर्वे का विरोध होना चाहिए और हिंसा जो हुई उसको भड़काने का काम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने किया। ये अभी तक की जांच में संभल पुलिस और सदर जफर अली की पूछताछ में साफ हुआ है। जफर अली से पूछताछ, उनकी कॉल डिटेल के आधार पर अब यह कहा जा सकता है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसके बाद वक्फ बोर्ड, कल वक्फ बिल पास हुआ तो प्रयागराज से खबर आई कि वक्फ बोर्ड तो अतीक अहमद से अपनी ही संपत्ति नहीं बचा सका। अतीक अहमद, जिसने प्रयागराज समेत तमाम कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ में कई बेनामी और अकूत संपत्ति बनाई और उसमें प्रयागराज में कई ऐसी संपत्ति हैं जो वक्फ बोर्ड की थी, लेकिन उन पर भी अतीक अहमद ने कब्जा किया और उनको औने पौने दामों में बेच भी दिया। वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर पाया। कल जब वक्फ बिल पास हुआ तब ये बातें एक बार फिर सामने आई हैं, पहले भी आ चुके हैं कि अतीक अहमद का किस तरीके से लोगों को परेशान करता था। प्राइवेट लोगों की जमीनों पर तो कब्जा करता ही था, बिल्डर और व्यवसायियों के वक्फ बोर्ड की जमीन पर भी कब्जा किया। प्रयागराज में इमामबाड़ा और छोटी करबला पर बनवाया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, धूमनगंज, कर्नलगंज, मोहसिनगंज और शाहगंज में वक्फ संपत्तियों को बेच भी दिया। तो ये वो इलाके हैं। लगभग 12 साल पहले 2013 में कुंभ के दौरान अतीक अहमद, उसके गुर्गों ने असलहों के बल पर छात्रों को बाहर कर संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। ये कर्नलगंज के थाने के पास में ही वक्फ की जमीन थी, उसका जिक्र है। 2015 में बहादुरगंज में इमामबाड़ा के मुतवल्ली को अतीक ने हटवा दिया और अपने गुर्गों को मुतवल्ली बनवा दिया और कुछ दिन बाद अतीक के इशारे पर नए मुतवल्ली ने इमामबाड़ा की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इसे तोड़वाकर नया भवन बनेगा और अतीक अहमद की मौजूदगी ने इमामबाड़ा की बिल्डिंग तोड़वाना शुरू किया। पूरा भवन जमींदोज कर दिया गया और फिर वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। सरकार बदली तो शिकायतों में 2018 में योगी सरकार ने इसकी जांच शुरू की। तब बोर्ड के कई पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये कारस्तानियां वक्फ बोर्ड के किस तरीके से संपत्तियों पर लोगों ने कब्जा किया। वक्फ बिल, जो संशोधन बिल आया, उसमें एक प्रावधान ये भी था कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो उसकी अपनी संपत्तियां हैं, लेकिन उन संपत्तियों पर अगर किसी दूसरे का कब्जा है तो उसको भी छुड़ाया जाएगा। इसके साथ ही वक्फ अगर दूसरे की संपत्तियों को अपना कब्जा बता रहा है, अपनी संपत्ति बता रहा है, तो वो भी नहीं होगा। एक तरीके से वक्फ संशोधन बिल के जरिए रेगुलेट करने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से वक्फ की संपत्तियों को माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो बिल्डर माफिया हो, वो बेचने ना पाए और साथ ही वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित, उनको सुरक्षित किया जा सके। इस मंशा के साथ बीजेपी सरकार ये वक्फ संशोधन बिल लेकर के आई और प्रयागराज में अतीक अहमद के द्वारा वक्फ की संपत्तियों को बेचने का ये मामला बता रहा है कि कैसे वक्फ की संपत्तियां माफिया कब्जा कर लेते थे और कोई कुछ नहीं कर पाता था। और ये सबसे बड़ा कारण था कि वक्फ की संपत्ति, लाखों की संपत्तियां, 1.25 लाख से ज्यादा संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन आमदनी का हाल ये है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों के कई सालों से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से किराया नहीं आता है, किराया आता भी है तो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 15 रुपए,
बहुत से बहुत 50 रुपये और 100 रुपये। आज के दौर में 100 रुपये में अगर किसी भी शहर के बीच बाजार में दुकान मिल जाती है तो उस संपत्ति पर कब्जा ही लाजमी हो जाता है। और ऐसे में वक्फ जो बोर्ड हो जाते हैं, जो वक्फ जो करने वाले लोग होते हैं, जो उनके वक्फ के जो मुतवल्ली होते हैं, उसकी मिली भगत की भी तमाम कहानियां। बहरहाल ये थी आज की सुर्खियां जो बनी खबरें। और उसके बाद अमर उजाला की बारी। अमर उजाला ने इन खबरों को संभल के सांसद की खबर को प्राथमिकता दी। सांसद ने कहा था ऐसा करो सुबह किसी हाल में ना हो सर्वे। उसी बात की जब सर्वे होना था तो किसी भी तरीके से रोकना है, इस बात कही गई थी सपा सांसद के द्वारा। अमर उजाला ने एक और क्राइम की खबर को महत्व दिया है। नोएडा में इंजीनियर पत्नी की हत्या कर थाने पहुंचा पति, बोला गिरफ्तार कर लो। हथौड़ा मारकर अवैध संबंधों के शक में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसके बाद खुद ही थाने में सरेंडर कर दिया।